नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल novelsandaudio.gauरव में। मित्रों, पीले फूल नामक उपन्यास जो गुलशन नंदा जी द्वारा लिखा गया है का भाग 1 मैं आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं इसके आगे की कहानी पीले फूल उपन्यास के भाग 2 में। तो मित्रों, शुरू करते हैं। अध्याय 9। शाम को जैसे ही देवेंद्र अपने घर पर पहुंचा तो उसने पाया कि मकान मालकिन के यहाँ बड़े जोरों से रोना धोना चालू है। पूछने पर पता चला कि मकान मालिक की आज दोपहर को मृत्यु हो गई। तेजी से जीने को पार करके वह ऊपरी मंजिल पर गया क्योंकि लाश अभी तक घर में ही थी। आज पहली बार वह ऊपरी मंजिल पर चढ़कर मकान मालिक का घर देख रहा था। इससे पहले वह ऊपर कभी नहीं आया था। किराया लेने या किसी अन्य काम से मकान मालकिन स्वयं नीचे उसके ही कमरे पर चली आती थी। एक बड़े कमरे के बीचों बीच फर्श पर सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई मकान मालिक की लाश रखी थी। उसके करीब ही बैठी हुई बहुत सी औरतें जोर जोर से एक दूसरे के गले लिपटकर रो रही थीं। औरतों की इस भीड़ में देवेंद्र ने मकान मालिकिन को तलाशा, लेकिन मकान मालकिन इस हुजूम में नहीं थी। सब औरतों से अलग एक कोने में बैठी हुई वह पथराई आंखों से एकटक पति के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके उदास और कांपते हुए चेहरे की तरफ देखकर देवेंद्र ने सोचा, क्या ये वही चेहरा है जिसे मैं हमेशा हंसता हुआ पाकर आश्चर्य में डूब जाता था। इस वक्त कोने में सर झुकाकर बैठी हुई मकान मालकिन एक देवी की तरह दिखाई पड़ रही थी। न जाने क्यों इससे पहले मकान मालकिन के बारे में उसने काफ़ी चर्चे सुने थे। उसने कई ऐसे लोगों का नाम सुना था जिनका के मकान मालकिन से नाजायज़ संबंध होना बताया जाता था। पति तो टीबी का मरीज है, सो दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता है और ये उल्टा यारों के साथ ऐश करती है। ऐसा कई बार देवेंद्र ने लोगों के मुंह से यह वाक्य सुना था। इस समय मकान मालकिन के चेहरे की तरफ देखकर बारंबार उसके मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि क्या ये वाकई उल्टा है? क्या ये मातम सिर्फ एक नाटक है दुनिया को दिखाने के लिए? लेकिन न जाने क्यों उसे ये सब नाटक नहीं लग रहा था। आंखों से बहते हुए आंसू नाटक हो सकते हैं, पर आंखों में से झांकती हुई उदासी नाटक नहीं हो सकती। उदासी का निर्माण अंतर्मन से होता है और अंतर्मन पर केवल यथार्थ का जादू चलता है, अभिनय का नहीं। अर्थी का सामान तैयार हो गया है, लाश को नीचे उतारने का इंतजाम करो, किसी ने आकर बताया। लाश नीचे उतारी गई। ताज़ा काटे हुए बांसों को स्ट्रेचर नुमा बनाकर उस पर लाश को लिटाया गया। कफन से ढककर चारों तरफ से लाश को रस्सियों में लपेटकर सब लोग शमशान घाट की तरफ चल दिए। रास्ते भर राम नाम सत्य है स्वर जारी रहा। देवेंद्र को इस बात का मन ही मन बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह बात लोग मरने पर ही क्यों दोहराते हैं। राम का नाम तो हमेशा ही सत्य रहता है, फिर केवल मृत्यु के मौक़ों पर ही लोगों को इसका एहसास क्यों होता है? बच्चा पैदा होने पर लोग राम नाम सत्य है क्यों नहीं कहते? क्या उस समय यह सत्य प्रभावहीन हो जाता है? क्या इस समय राम नाम का इंसानी जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता? सोचते सोचते देवेंद्र एकाएक बहुत भावुक हो गया था। शमशान घाट पर जब चिता जल रही थी तब चिता में से उठती लपटों की तरफ देखकर भी वह अपने अंदर इसी सवाल का हल ढूंढ रहा था। लेकिन दूर दूर तक सिर्फ सवाल था, सिर्फ सवाल, और हल शायद नहीं। देवेंद्र को सारी संसार इस समय प्रश्न में दिखाई देने लगा था। शमशान घाट से लौटते वक्त अंधेरा हो गया था। वह सीधा घर नहीं गया क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ काफ़ी रात गए तक बात आवरण में गर्मी छाई रहेगी। निर्विदेश वह बाजार की सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा। अचानक उसे एक क्लॉथ स्टोर के सामने सुधा खड़ी हुई मिल गई। उसके हाथों में एक थैला था जिसमें बाजार से खरीदा हुआ कुछ सामान था। कहिए,
कहाँ घूम रहे हैं? सुधा ने देवेंद्र को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। घूम नहीं रहा हूँ, बल्कि वक्त गुजारकर रात गहरी होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझी नहीं आपका मतलब। जवाब में देवेंद्र ने मकान मालिक की मृत्यु की बात सुधा को बताई। तो क्या आप रात भर यूं ही घूमते रहेंगे? अजी नहीं, 2-3 घंटों में वहाँ रोना धोना बंद हो जाएगा, तब चला जाऊंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको रोने धोने से नफरत है, क्यों? कुछ भी समझ लीजिए। खैर जाने दीजिए इन बातों को। सुधा अचानक विषय बदलते हुए बोली, आइए किसी होटल में बैठकर चाय पी जाए। नहीं, ऐसे ही ठीक है। क्यों? सुधा ने माथे पर बल देते हुए पूछा। रोज रोज किसी के पैसे खर्च करवाना ठीक नहीं होता। तो रोज रोज आपको चाय पिलाने के लिए कहता ही कौन है? सुधा हंसते हुए बोली, आइए अब आप अपने उसूलों को कुछ देर के लिए ताक पर रख दीजिए। 2-3 दुकानें छोड़कर मेन रोड पर ही एक रेस्टोरेंट था। अचानक पहुंचकर बैठते ही देवेंद्र बोला, आपके साथ चाय पीते हुए मुझे डर सा लगता है। क्यों? आपने उस दिन चाय पिलाई थी तो उसके बाद एक ऐसी बात से अवगत कराया था कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए थे। आज न जाने चाय पिलाने के बाद आप कौन सी बात बताएंगी? हास्य के साथ देवेंद्र ने कहा। सुनकर सुधा हंसी और इस हंसी को अपने स्वर में भी झलकाती हुई बोली, बात तो आज भी बताऊंगी, लेकिन विश्वास रखिए कि आज की बात पर आपके तोते नहीं उड़ेंगे। क्या बात है? आज छुट्टी होने के बाद जब प्रोफेसर शर्मा जैसे ही कॉलेज के गेट से बाहर निकले तो उन पर कुछ लोगों ने वार किया। क्या? हाँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि मौके पर पुलिस पहुंच गई, वरना आज न जाने क्या होता। सुधा ने कहा। कैसा जमाना आ गया है, ये बदमाश लोग भले आदमियों पर भी हाथ छोड़ने से नहीं चूकते, देवेंद्र क्षोभ के साथ बोला। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की एक बात और है, वो ये कि पुलिस ने इस मामले में जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनमें सुभाष भी था। अपनी क्लास वाला सुभाष? हाँ। हे भगवान, कैसे कैसे नीच लड़के हैं, अपने अध्यापक पर भी हाथ छोड़ देते हैं। चाय आ गई। चाय पीते हुए सुधा ने कहा, इस होटल की चाय सारे शहर में मशहूर है। ज़रूर होगी, यह तो एक इसके स्वाद से ही मालूम पड़ता है। एक बात बताइए देवेंद्र जी, पूछिए, आप क्या वाकई बहुत गरीब हैं? क्यों, आपको कोई शक है क्या मेरे कपड़ों से, रहन सहन से और खासकर इस बात से कि मेरी जेब में कभी किसी को चाय तक पिलाने के लिए 4 आने तक नहीं निकलते? क्या इन बातों से भी आप पर मेरी गरीबी नहीं जाहिर होती? देखिए, कपड़ों से या रहन सहन से कोई अमीर या गरीब नहीं कहलाता। हाँ, एक बात से आप जरूर गरीब हैं। किस बात से? देवेंद्र ने पूछा। आपके अंदर हीन भावना है। आप स्वयं को औरों के आगे इतना छोटा क्यों समझते हैं? आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पास एक ऐसी दौलत है जो संसार में बहुत कम लोगों के पास होती है। क्या है वह दौलत? वह दौलत है आपका चरित्र। पैसा कोई चीज नहीं है, इसे शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। देवेंद्र पर सुधा की बातों का असर हो रहा था। मन की किसी गहराई में वह इस बात को स्वीकार भी रहा था कि उसके अंदर हीन भावना है। अच्छा, छोड़िए इस बात को। अब आप यह बताइए कि आजकल खर्चा कैसे चलता है? सुधा ने कहा। स्कॉलरशिप और ट्यूशन से। ट्यूशन से कितना मिलता है आपको? यही कोई 30-40 रुपए, देवेंद्र ने बताया। आपका एक कम से कम 100 रुपये का ट्यूशन मैं लगवा दूं तो मुझे आप क्या इनाम देंगे? सुधा मुस्कुराई। जो आप मुनासिब समझें खुद ही मांग लीजिएगा। तो ठीक है, कल कॉलेज में आप मुझसे बात कीजिएगा, कहकर सुधा ने चाय का प्याला वापस मेज पर रख दिया क्योंकि चाय समाप्त हो चुकी थी। अध्याय 10। मकान मालिक को मरे हुए कई दिन हो गए थे। कल ही 13वीं हुई थी। दूर दूर के जितने भी रिश्तेदार व संबंधी आए थे सब आज दोपहर तक जा चुके थे। देवेंद्र ने सोचा कि मकान मालकिन इस वक्त बिल्कुल अकेली होगी। उसे यह सोचकर बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ कि वह एक बार भी
ढाढ़स के 2 शब्द कहने के लिए उसके पास नहीं गया। सब लोग आए और चले गए। केवल वही अब तक इस माहौल से कटा हुआ था। उसे एक बार ऊपर चलकर मकान मालकिन के दुख में सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए, और किसी कारण ना सही तो औपचारिकता के नाते ही सही, किराएदार होने के नाते ही सही। कपड़े पहनकर वह सीढ़ियां चढ़ते हुए जीना पार करके ऊपर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। न जाने क्यों उसे इस वक्त इस बंद दरवाजे के आगे खड़े होने में कुछ अजीब सा लग रहा था। एक ख्याल बार बार मन की सतह पर उभरता था कि इस घर में अब वो पहले वाली कशिश नहीं रही। किसी के मर जाने के बाद उसकी हर चीज को देखकर कितनी बेचारगी सी होने लगती है। उसने बोझल हाथों से दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं हूं देवेंद्र, उसने बड़ी मुश्किल से कहने का प्रयास किया। आपका किराएदार। अगले ही पल दरवाजा खुल गया। देवेंद्र ने नजरें उठाकर देखा। मकान मालकिन उसके सामने खड़ी थी। सफ़ेद धोती, सफ़ेद ब्लाउज में ऊपर से लेकर नीचे तक सफ़ेद नज़र आने वाली मकान मालकिन को देखकर वह मनोवैज्ञानिकता की न जाने किस धारा में बहता चला गया। एक औरत जिसे हमने हमेशा हंसते हुए देखा हो, जिसकी मांग हमेशा लाल सिंदूर से भरी हुई सामने आई हो, जिसके माथे पर सदा एक चमकती हुई बिंदी की सजावट हो रही हो, वही औरत एकाएक हमारे सामने अगर उदासी, बिना सिंदूर की मांग और सूना माथा लेकर आए तो यकीनन सीने में एक हुक सी उठेगी। चाहे वह औरत कोई भी क्यों ना हो, चाहे उस औरत का नाम उल्टाओं में ही क्यों ना शुमार किया जाता हो, लेकिन ऐसी स्थिति में दुख तो होगा ही। अंदर आ जाओ। देवेंद्र बगैर कुछ कहे चुपचाप मकान मालकिन के पीछे पीछे अंदर के कमरे में गया। कमरे में सारा सामान अव्यवस्थित था। सामान था भी कितना, सिर्फ एक तखत जिस पर एक मोटी दरी बिछी हुई थी। उससे कुछ हटकर एक चारपाई थी जिस पर बीमारी की अवस्था में मकान मालकिन का पति लेटा करता था। शायद उसकी मौत भी इसी चारपाई पर हुई थी। इसके अलावा कमरे में एक टूटा हुआ मूड़ा और था। मूड़े पर बैठते हुए वह बोला, मैंने कई बार सोचा था कि आपसे मिलकर आपका कुछ दुख हल्का करूं, लेकिन संकोचवश आ नहीं सका। सुनकर वह एक सूखी सी हंसी अपने ओठों पर लाते हुए धीरे से बोली, कोई बात नहीं, इतने सारे लोग आए तो थे, फिर भी मुझे तो आना चाहिए था ही। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं उनके अंतिम दर्शन नहीं कर सका। अंतिम दर्शन तो सिवा मेरे और किसी ने भी नहीं किए। मरने से पहले वह बहुत तड़पे थे। कहते कहते अचानक मकान मालकिन का स्वर गमगीन हो गया। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि उनकी मृत्यु इस समय हुई जब उनका सर मेरी बाहों में था। मकान मालिक बोलती जा रही थी, लेकिन देवेंद्र को ऐसा लग रहा था मानो उसका स्वर कहीं बहुत दूर किसी वीराने से आ रहा हो। उसकी उम्र कुछ खास नहीं थी। देवेंद्र से मुश्किल से वह 5-6 साल ही ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी यौवन का ढलान भी शुरू नहीं हुआ था। उसके गोरे गोरे बदन पर अब भी वही ताजगी बाकी थी, लेकिन यह सब अब व्यर्थ था, क्योंकि किस्मत ने उसके माथे पर 3 भयानक अक्षर लिख दिए थे, वे ध वा, विधवा, जिसे सफ़ेद कपड़ों की कैद में ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जिसे पर पुरुष की तरफ देखने से भी पाप लगता है, जिसका यौवन सिर्फ एक अभिशाप बनकर आता है। देवेंद्र ने उसके चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाकर देखा। उसके अंग अंग से यौवन फूट रहा था, परिपक्वता तक पहुंचा हुआ यौवन। लेकिन उनका मर जाना अच्छा ही हुआ। एक चुप्पी के बाद एकाएक मकान मालकिन बोली, क्यों? क्योंकि उनकी बीमारी ही ऐसी थी जिसमें ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदसूरत हो जाती है कि मौत खूबसूरत लगने लगती है और आदमी घबरा कर मौत की ही दुआएं मांगने लगता है। मैंने कई बार चुपकर उनके मुंह से यही बात सुनी थी। एक बात तुम्हें मालूम नहीं शायद। क्या? वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। और आप? देवेंद्र ने पूछा। मैं?
अचानक मकान मालकिन हंसी और बहुत देर तक हंसती रही। एक ऐसी भयानक हंसी जो सिर्फ उस वक्त इंसान हंसता है जब वह सब कुछ जीत कर भी हार मंजूर कर देता है। एक ऐसी ही हंसी। देवेंद्र अंदर ही अंदर सहम गया। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? सुनकर ताज्जुब तो नहीं करोगे तुम? हंसी रोकते हुए मकान मालकिन बोली। नहीं, मैं उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। क्या? आश्चर्य से देवेंद्र की आंखें फैल गईं, लेकिन उसने जल्द ही अपने चेहरे के भाव बदल दिए। मैं किस किस्म की औरत हूँ, यह बात तुमने अक्सर आस पड़ोस के लोगों से सुनी होगी, लेकिन मैं उसे गलत समझता हूँ। नहीं, वह सब बिल्कुल ठीक है। वह बगल वाला कमरा देखते हो ना? मकान मालकिन ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। उस कमरे में ना जाने कितनी बार, ना जाने कितने आदमियों के साथ मैंने रासलीला रचाई है। इस तरफ उस कमरे में जो खांसी के जोर से बुरी तरह चिल्लाते थे, और उस तरफ उस कमरे में किसी और के बाहों में पड़ी हुई मैं। तो फिर आप दुनिया के सामने ये मातम करने का ढोंग क्यों कर रही हैं? देवेंद्र का स्वर अचानक विकृत हो उठा। वह नीचे उतरने के लिए उठ खड़ा हुआ। सब कुछ जानने के बाद अब उसके लिए यहाँ बैठ सकना भी कठिन हो रहा था। उसे जाता देखकर मकान मालकिन चारपाई से उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, शायद जाते वक्त तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत है। तुम समझते हो कि मैं इस तरह उदास होकर दुनिया के आगे नाटक कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहती हूँ कि यह सब नाटक नहीं है। जिस पति से मैं जिंदगी भर प्यार नहीं कर सकी, उसके मरने के बाद अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं उससे कितना प्यार करती थी। रही बात मेरे उल्टा होने की, तो तुम्हें एक दिन खुद पता चल जाएगा कि मेरे उल्टा होने के पीछे क्या रहस्य था। मुझे आपके इस रहस्य से कोई मतलब नहीं। 2-4 दिन में ही आपका कमरा खाली कर दूंगा, रोषपूर्ण शब्दों में देवेंद्र ने कहा। क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मकान मालकिन ने घबराकर पूछा। बस मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहता। और तेजी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ देवेंद्र नीचे चला आया। लेकिन नीचे उतरकर जो ही उसने पीछे ठिठक कर देखा, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसके पीछे पीछे मकान मालकिन भी नीचे चली आई थी। इससे पहले कि देवेंद्र कुछ कहता, मकान मालकिन ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे समझने में भूल की है। उसका स्वर कांप रहा था। सारा बदन उत्तेजना के कारण लाल हो गया था। आप मेरा हाथ छोड़िए, देवेंद्र ने गुस्से में कहा। नहीं, ये हाथ मैंने किसी गलत मकसद से नहीं पकड़ा, मकान मालकिन दृढ़ आवाज में बोली। औरत सब कुछ करती है, हर पाप वह बड़ी आसानी से कर सकती है। बीच बाजार में खड़े होकर वह अपने शरीर को नीलाम कर सकती है। अपना पतिव्रत धर्म तोड़कर वह गैर मर्दों से नाजायज संबंध स्थापित कर सकती है, लेकिन एक काम वह कभी नहीं कर सकती। वह अपनी जिंदगी का हर राज पर्दे में रखती है। अगर बताती है तो सिर्फ किसको, जानते हो? किसको? उसको जिसे वह अपना कुछ मान लेती है। तुम्हें आज मैंने सब कुछ बताया, वह सिर्फ यह सोचकर कि अंदर ही अंदर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी। दरवाजे पर खड़ी खड़ी घंटों यहाँ यही इंतज़ार किया करती थी कि कब तुम आंगन में किसी काम से आओ और मैं तुम्हारी झलक देख सकूं। जब तुम दिखाई दे जाते थे तो मैं तुम्हारी तरफ देखकर क्यों मुस्कुराती थी, क्या तुम आज तक नहीं समझ सके? मकान मालकिन ने देवेंद्र का हाथ हालांकि अब छोड़ दिया था, लेकिन उसके स्पर्श से अभी तक देवेंद्र का शरीर झंझना रहा था। एक यौवन की आग में जलती हुई नारी का मादक स्पर्श। देवेंद्र का पौरुष न जाने किस अज्ञात भावना से सहम गया था। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि औरत का केवल स्पर्श ही कितना मधुर होता है। सारे शरीर में जैसे इस वक्त बिजली दौड़ रही हो। उसके लिए अब आंगन में इस तरह खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वासना में डूबी हुई मकान मालकिन की आंखें इस वक्त बड़ी भयानक लग रही थीं। अब आप ऊपर चली जाइए, नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए उसने कहा। आपका दिमाग
पति की मृत्यु के कारण असंतुलित है। बेहतर होगा कि आप ऊपर चली जाइए। ये बार बार तुम मुझसे करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि मैं यहाँ किसी गलत मतलब से नहीं आई हूँ। दुनिया में मेरा कुछ भी संबंध हो सकता है, लेकिन तुमसे नहीं। क्योंकि खैर, ये बात तुम फिर कभी खुद ही समझ जाओगे। लेकिन एक प्रार्थना है तुमसे, क्या ये मकान छोड़कर कभी मत जाना। हारी हुई आवाज में मकान मालकिन बोली और पीछे मुड़कर जीने की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगी। अध्याय 11। लड़कियों के झुंड में ज्यों ही सुधा अलग हुई, देवेंद्र ने उसके पास जाकर पूछा, उस दिन आप किस ट्यूशन की बात कर रही थी? इतने दिन बाद आपको याद आई है? सुधा ने व्यंग किया। मेरे दिमाग से बात उतर गई थी। किस क्लास का ट्यूशन है? सब मालूम पड़ जाएगा। आप शाम को मिलिए, मैं उसके घर ले चलूंगी आपको, कहकर सुधा क्लास में घुस गई क्योंकि पीरियड शुरू होने वाला था। देवेंद्र भी बैक डोर से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। शाम को कॉलेज छूटने के बाद देर तक वह गेट पर खड़ा सुधा का इंतज़ार करता रहा। काफ़ी देर बाद वहाँ सुधा आई। मैं ज़रा सहेलियों से घिर गई थी, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, देवेंद्र ने कहा। तो फिर चला जाए? हाँ, सुधा ने एक रिक्शे वाले को पुकारा। स्वयं रिक्शे में बैठती हुई वह देवेंद्र से बोली, आइए। मैं सकपका कर देवेंद्र ने पूछा। दरअसल वह सुधा के रिक्शे में बैठने से हिचक रहा था। सुधा शायद इस बात को ताड़ गई और बोली, आइए पुजारी जी, आकर चुपचाप रिक्शे में बैठ जाइए। लेकिन क्या मेरे बगल में बैठने से शर्म आती है क्या आपको? सुधा ने हंसते हुए पूछा। शर्म तो नहीं आती, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग? ये शहर है, आपका गांव नहीं है जहां कदम कदम पर जरा सी बात पर कीचड़ उछाला जाता है। शर्माते हुए देवेंद्र को सुधा के बगल में जाकर बैठना ही पड़ा, लेकिन फिर भी उसके बैठने का ढंग इस तरह का था कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा सुधा से नहीं छू रहा था। आराम से बैठिए ना। जी आराम से हूँ, देवेंद्र ने बाजार में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा। कहाँ आराम से हैं? आप तो इस तरह बैठे हैं मानो मैं आपको खा जाऊंगी। खुलकर बैठिए। दरअसल बात यह है कि देवेंद्र कुछ कहते कहते रुक गया। रुक क्यों गए, बताइए ना। हमारी पुरातन संस्कृति के अनुसार किसी पुरुष का नारी शरीर से स्पर्श इस तरह पाप कहा गया है। क्या भाई बहन का स्पर्श भी पाप है? सुधा ने पूछा। देवेंद्र जैसे किसी पहाड़ की चोटी से गिरा। यह कैसा संसार है जिसके बारे में जो धारणा बनाओ, ज़्यादातर वही गलत साबित हो जाती है। रजनी कभी उससे प्रेम की बात करेगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था, और ना सुधा के बारे में कभी उसके दिल में यह ख्याल आया था कि यह एक दिन बहन की तरह पेश आएगी। इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन इत्तफाक से। शायद दुनिया का दूसरा नाम इत्तफाक है। आप किस ख्याल में खो गए? अचानक सुधा ने पूछा। यकायक एक विचार मन में आ गया था। क्या यही कि आप बहुत सेंटिमेंटल लड़की हैं? यह कैसे सोचा आपने? आपकी बातों से। खैर, आप ये बताइए कि कहीं मेरा आपको भाई बनाना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगता? बहन बड़ी किस्मत से मिलती है। आपको शायद एक बात नहीं मालूम, देवेंद्र बोला। क्या? मेरी कोई बहन नहीं है, कहकर देवेंद्र ने अपनी कलाई ऊपर उठाकर कहा। इस कलाई पर आज तक कोई राखी नहीं बांधी गई। जब जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तब तब मेरा मन यह सोचता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती। देवेंद्र का स्वर बोझल हो उठा। उसकी भावुकता में सुधा डूबती चली गई। उसने देवेंद्र की कलाई, सूनी कलाई अपने हाथों में थामकर अपने माथे से लगा ली और कहा, अब यह कलाई सूनी नहीं रहेगी। जब कभी रक्षाबंधन के मौके पर आपका मन नहीं रोएगा, जब कभी आप इस ख्याल से परेशान नहीं होंगे, आपकी कोई बहन नहीं है। बहन कहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही माँ के पेट से जन्म लिया जाए। यह रिश्ता इस दुनिया में आकर
परायों के बीच भी बनाया जा सकता है। आप रक्षाबंधन पर राखी के लिए तरसते हैं, मैं हाथों में लेकर किसी कलाई के लिए तरसती हूँ। आपकी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। क्या हम एक दूसरे का यह अभाव पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, देवेंद्र ने कहा। तो एक बार मेरी तरफ देखो। देवेंद्र ने सुधा के चेहरे की तरफ देखा और अचानक उसे एक बहुत पुराना किस्सा याद आया। उसके गांव में एक विधवा औरत रहती थी। शबाब आने से पहले उसका पति मर चुका था और अब जब कि उस पर शबाब आया था तो उसकी मांग बूढ़ी हो चली थी। देवेंद्र उसे रिश्ते की बुआ होते हुए भी बहन की तरह मानता था। एक बार वह रक्षाबंधन के मौके पर देवेंद्र के घर राखी बांधने आई। देवेंद्र की तबीयत उस दिन कुछ खराब थी, इसलिए वह सवेरे ही चारपाई पर लेटा हुआ था। आते ही उस औरत ने स्नेह से उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, तबीयत खराब है क्या? हाँ, सुबह से सर में दर्द हो रहा है, देवेंद्र ने कराहते हुए जवाब दिया था। लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं, कहकर वह देवेंद्र के सिरहाने बैठकर हल्के हल्के हाथों से उसका माथा सहलाने लगी थी कि अचानक दरवाज़ा खोलकर उसके घर के कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले थे, क्यों री हरामजादी, यहाँ क्या कर रही है? इसके राखी बांधने आई थी, उसने सहमते हुए कहा। राखी बांधने आई थी, हमको बताती है? राखी इस तरह सिरहाने बैठकर माथे पर हाथ रखकर बांधी जाती है? चल घर चल नीच कहीं की, हम तेरी राखी बंधवाएंगे। इकट्ठी घसीटते हुए सब लोग उस बेचारी को वहां से खींच ले गए थे। देवेंद्र चाहकर भी कुछ नहीं कर सका था। यह दुनिया कितनी बुरी है, बहन के रिश्ते पर भी कीचड़ उछालती है। देवेंद्र का मन एक अजीब सी घृणा से भर गया था। वह घटना आज भी देवेंद्र के स्मृति पटल पर अंकित थी। कहीं सुधा के साथ भी तो ऐसा ही हादसा? नहीं, वह तो केवल एक संयोग था, देवेंद्र ने मन में कहा। यहीं रोक लो, अचानक सुधा ने रिक्शा रुकवाया। रिक्शे से दोनों उतरे। सुधा ने रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद कहा, आइए। बहन मान लेने के बाद देवेंद्र के मन में सुधा के साथ चलने में किसी प्रकार का भी संकोच नहीं हो रहा था। सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। गेट के बाएं खंबे पर लिखा हुआ था, कृष्ण मोहन दास, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। अंदर पोच के नीचे दो कारें खड़ी थीं। कोठी में चारों तरफ असाधारण भव्यता का प्रदर्शन हो रहा था। पोच से गुजरकर बरामदे में कुर्सी पर देवेंद्र को बैठने का इशारा करती हुई सुधा बोली, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सुधा कोठी के भीतर चली गई। कुर्सी पर बैठते हुए देवेंद्र ने सोचा कि निसंदेह ही यह बहुत धनाढ्य घराना है। इस कोठी की हर चीज कितनी महंगी है। शायद जिंदगी भर कमा कर भी कभी इतने पैसे एकत्र नहीं कर सकूंगा कि इनमें से कुछ भी खरीद सकूं। थोड़ी देर बाद सुधा ने भीतर से आकर कहा, चलिए आपकी बात करा दूं। देवेंद्र धीमे धीमे कदमों से सुधा के पीछे पीछे अंदर एक बड़े हॉल में प्रविष्ट हुआ। एक खूबसूरत कीमती सोफे सेट पर अधेड़ उम्र की एक औरत बैठी हुई थी। देवेंद्र ने उसके करीब पहुंचकर उससे नमस्कार किया। जवाब में हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, बैठ जाओ बेटा। लेकिन देवेंद्र संकोच के मारे खड़ा रहा। सुधा ने धीरे से उसके कान में कहा, बैठते क्यों नहीं? हाँ बेटा, शर्माओ मत, बैठ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। देवेंद्र सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया। कहाँ के रहने वाले हो? सलेमपुर का। तुम्हारे बारे में सुधा ने सब कुछ बता दिया है। पढ़ाई कब से शुरू करोगे? जब से आप कहें, आज ही से क्यों ना शुरू कर दिया जाए, देवेंद्र ने कहा। ठीक है, जाओ बेटी सुधा, इन्हें ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाओ, उन्होंने सुधा की तरफ देखते हुए कहा और पुनः वह देवेंद्र की तरफ मुंह फिराकर बोली, बेटा कोई आर्थिक बात हो बगैर किसी हिचकिचाहट के बता देना। जी अच्छा, देवेंद्र शिष्ट भाव से बोला। सुधा ने उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा,
तो मास्टर जी, आप यहाँ बैठकर अपने शिष्या का इंतज़ाम कीजिए, मैं आपसे कल कॉलेज में मिलूंगी। और हाँ, ट्यूशन लगने की खुशी में मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। इससे पहले कि देवेंद्र कुछ कहता, सुधा खिलखिलाती हुई ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। देवेंद्र असमंजस में बैठा रहा। सिर झुकाकर कीमती कालीन पर उसने अपनी दृष्टि टिका दी। मास्टर जी नमस्ते। अचानक किसी का मधुर स्वर सुनकर देवेंद्र चौंका। निगाहें ऊपर उठाकर उसने जो ही सामने देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उसके सामने हाथों में किताबें थामे हुए खड़ी रजनी मुस्कुरा रही थी। आप? आश्चर्य मिश्रित आवाज में देवेंद्र के मुंह से निकला। हाँ मैं। और रजनी उसके सामने बैठ गई। लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ा सकूंगा? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं आपके पढ़ाने लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल बात यह है कि आप भी बीए में हैं और मैं भी। इस स्थिति में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? जरूर पढ़ा सकते हैं आप। हर विषय में तो आप मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, रजनी ने कहा। फिर भी देखिए, अगर आप कोई तर्क पेश करेंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी, बच्चों की तरह तुनकते हुए रजनी बोली। रजनी की इस बात के आगे वह वहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। देवेंद्र केवल मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अच्छा तो शिष्या जी खोलिए किताब। जी गुरुजी। रजनी ने हंसते हुए किताब अपने हाथों में उठा ली। अध्याय 12। आज कॉलेज में एक क्रिकेट मैच था। सारे छात्र व छात्राएं उत्साह के साथ मैच देखने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस बार तो शायद अपना ही कॉलेज जीतेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तक तो स्कोर अच्छा है। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि क्रिकेट बाय चांस होता है। दिनेश ने स्कोर बोर्ड पर अपनी दृष्टि टिकाते हुए कहा। 96 फॉर 4। उसने अपने मन ही मन स्कोर पढ़ा। हेलो प्रेसिडेंट, हेलो। दिनेश ने पलटकर देखा। विनोद था। क्या हो रहा है? विनोद ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, यूं ही मैच देखने चला आया था। और कहो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई और हम? ठहाका लगाकर विनोद बोला। पढ़ने लिखने जैसा बोर काम तो और लड़के करते होंगे। अपन तो कॉलेज बस इसलिए आते हैं कि बाप ने एडमिशन करा रखा है, वरना पढ़ाई से अपना क्या मतलब। विनोद के मुंह से बात करते वक्त शराब की बू आ रही थी। दिनेश का मन उसके प्रति घृणा से भर उठा। ऐसे ही लड़के कॉलेज का वातावरण खराब करते हैं। आज रूसाली वो नहीं दिखाई पड़ रही। विनोद की आंखें पवेलियन के नीचे खड़ी लड़कियों के झुंड में किसी को ढूंढ रही थीं। उसने जेब से सिगरेट निकाली और दिनेश की तरफ बढ़ाई। दिनेश ने इनकार करते हुए कहा, थैंक यू। क्या तुम स्मोक नहीं करते? करता हूँ, लेकिन कॉलेज क्षेत्र से बाहर। कॉलेज के अंदर पीने का मतलब है डिसिप्लिन तोड़ना, दिनेश बोला। अपना तो भैया एक ही डिसिप्लिन है कि खाओ पियो और मौज करो। कहते हुए विनोद ने सिगरेट सुलगाई। उसके चेहरे से जिंदगी के प्रति लापरवाही की भावना साफ चमक रही थी। सिगरेट के कश लगाते हुए उसने एक बार फिर पवेलियन के नीचे खड़ी लड़कियों पर नज़र दौड़ाई, मगर इस बार भी उसकी तलाश असफल रही। हार कर उसने दिनेश से पूछ ही लिया, यार आज वो नहीं आई? वो कौन? अरे वो ही। क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, रजनी। नहीं आई क्या? क्यों, रजनी से तुम्हारा क्या काम है? शंकित स्वर में दिनेश ने पूछा। काम क्या होना है प्यारे, वह उसे देखकर 1 मिनट अपने दिल की तसल्ली करनी है। तुमने इस वक्त शराब पी रखी है ना? शराब? हाँ हाँ पी रखी है। एक पार्टी में गया था, वहाँ ज़बरदस्ती पिला दी। इधर से आते टाइम आज कितने दिन भर के लिए एक कार भी पल्ले पड़ गई। कार से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो शराब की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो तुम्हें पीनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर धोखे से भी पी ली हो तो नशे में कॉलेज आना कहाँ तक उचित था? गुस्से में दिनेश ने पूछा। उचित अनुचित की बात मत कर प्यारे, इस हिसाब से तो इस दुनिया में पैदा होना भी तो अनुचित है। खैर अब मैं चलूं,
क्योंकि अगर कुछ देर और तुम्हारे पास खड़ा रहा तो भाषण सुना सुनाकर तुम सारा का सारा शराब का मजा किरकिरा कर दोगे। धीरे धीमे कदमों से अपने आप को संतुलित करता हुआ विनोद कॉलेज गेट की तरफ चला, क्योंकि इस वक्त उसे जन्नत बाजार की याद आ रही थी। उसके शराबी मस्तिष्क में किसी औरत का खुला सुडौल सीना उभर रहा था। उभरे हुए नितंब औरत के नंगे गुलाबी जिस्म की रहस्यमय गोलाइयाँ, यह सब इस वक्त विनोद को सिर्फ एक वेश्या के यहाँ ही मिल सकता था, और वेश्याएं सिर्फ जन्नत बाजार में बसती थीं। गेट और मैदान के बीच में कॉलेज गार्डन पड़ता था। अचानक चलते चलते विनोद की निगाह गार्डन के एक कोने में फुलवाड़ी की ओटक में बैठी हुई रजनी पर पड़ी। विनोद सहसा ठिठक गया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। सबका ध्यान मैदान में हो रहे मैच की तरफ था। एक कुटिल मुस्कान विनोद के ओठों पर आई और उसने मन ही मन कहा, मौका अच्छा है। उसके वे खुद कदम उसी तरफ बढ़ चले जहां रजनी निश्चित बैठी हुई सारी भीड़भाड़ से दूर एकांत में कोई पुस्तक पढ़ रही थी। फुलवारी के पीछे पहुंचकर वह ठिठक गया। शराब का नशा और शराब में डूबी हुई रजनी। जन्नत बाजार जाने की क्या ज़रूरत है? अगर थोड़ी बहुत हिम्मत की बात हो तो यही बाग में जन्नत बाजार बन सकता है। ऐसा मौका नसीब वालों को ही मिलता है। विनोद के मस्तिष्क में शायद इस समय शैतान सोच रहा था। अंत में शैतान की ही जीत हुई। हेलो जानेमन, यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? हमें नहीं बुला सकती थी? लड़खड़ाते हुए स्वर में आखिर विनोद ने कह ही दिया। रजनी चौंक कर एकाएक उठ बैठी और उचड़ी उचड़ी निगाहों से विनोद की तरफ देखती हुई बोली, ये क्या है? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे हुस्न का जायका लेने के लिए, कहकर एक साथ विनोद ने आगे बढ़ाकर रजनी का हाथ पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? मैं एक बार तुम्हें वार्निंग कर चुकी हूँ और आज तुम फिर नीचता दिखाने के लिए यहाँ आ गए। गुस्से में फुंकारती हुई रजनी बोली। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विनोद की पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। हाथ छोड़ दूँ और चला जाऊँ? इम्पॉसिबल। मैंने आज तक किसी लड़की का हाथ पकड़कर बगैर अपनी प्यास बुझाए नहीं छोड़ा है, और फिर तुम जैसी हसीन का हाथ, हाय कितना गोरा और मुलायम हाथ है। कहकर विनोद ने रजनी का हाथ अपने मुंह के पास ले जाकर चूम लिया। उसकी सांसों में एक अजीब सा तूफान आ रहा था। रजनी समझ गई कि विनोद इस समय शराब पिए हुए है। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, देखो मुझे छोड़ दो, ये सब पाप है। मेरी इज्जत के बारे में भी कुछ सोचो। इज्जत को क्यों रोती हो? आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी। मैं नहीं तो कोई और। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम आजकल कॉलेज में कितने लड़कों की आंखों में चढ़ी हुई हो। खासकर मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारी फिराक में हूँ। दूर भागोगी तो तुम्हें घाटे में रहोगी, शोर मचाओगी तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए चुपचाप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। विनोद नशे में ना जाने क्या क्या बकता चला जा रहा था, और रजनी उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बार बार गिड़गिड़ा कर यही कह रही थी कि मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन विनोद शायद बहुत आगे बढ़ चुका था। उन्माद की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ आदमी अंधा होता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना समाज, ना कानून, ना प्रतिष्ठा। यकीनन विनोद के आगे भी इस वक्त कुछ नहीं था। उसके हर शब्द से हबशी बोल रहा था, रजनी, शायद तुम मुझे इस समय बहुत नीच समझ रही होगी, लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरी आंखें कब से तुम्हारा ख्वाब देख रही हैं। खैर, आज सबका हिसाब होगा। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग मेरे स्पर्श का कर्जदार है। विनोद, एक कर्कश आवाज़ अचानक विनोद के कानों के पर्दों से टकराई। इससे पहले कि विनोद कुछ कर सकता, कह सकता, वो दो बलिष्ठ हाथों ने उसकी कमीज के कॉलर पकड़कर मजबूती से उसे ऊपर उठा लिया और इसके साथ ही उसकी गर्दन पर घूंसा पड़ा। विनोद का मस्तिष्क झन्ना गया। अधखुली आंखों से उसने सामने दिनेश को खड़ा हुआ पाया। हरामजादे, कॉलेज में शराब पीकर लड़कियों को छेड़ता है। तेरी नीयत पर तो मुझे पहले ही शक था। तुम्हारा तो कमीन दोस्त सुभाष तो जेल में चक्की पीस रहा है। अब चलो तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूं। कहकर
दिनेश ने विनोद को पीठ पर 2 घूंसे और जमाए तथा घसीटते हुए उसे ले चला। अचानक आगे बढ़कर रजनी ने दिनेश से कहा, भाई साहब, आप इन्हें पुलिस स्टेशन मत ले जाइए। क्या इसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की और आप कहती हैं इसे पुलिस स्टेशन ना ले जाऊं? क्योंकि इसमें मेरी इज्जत का सवाल है। कहते कहते रजनी रुआंसी हो गई। मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा, इससे मेरे पिताजी की मान प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाएगी। कुछ देर दिनेश वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन इसे क्या सजा दूं? इसने आपके साथ जो बुरा सलूक किया है उसके बारे में आपने क्या सोचा है? उसके बारे में मैंने सिर्फ यही सोचा है कि अगर इसमें गैरत नाम की कोई चीज़ होगी तो आइंदा से यह कभी ऐसा नीच हरकत किसी लड़की के साथ नहीं करेंगे। रजनी के अंदर शायद इस वक्त वह औरत बोल रही थी जिसका नाम द्रौपदी है, जिसका नाम सीता है। विनोद का हाथ छोड़ते हुए दिनेश ने कहा, जाओ, तुम्हें रजनी से कहने से माफ़ किए देता हूँ। अब अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। विनोद सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। आइए रजनी जी, मैं आपको गेट तक पहुंचा आऊं। विनोद जलती हुई आंखों से दिनेश और रजनी को जाते हुए देखता रहा। यह क्या हो गया? इतनी बड़ी शिकस्त, इतना बड़ा अपमान, वो भी एक लड़की के सामने। यह सब मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरे पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी जायदाद है, क्या यह सब बेकार है? यह 4 पैसे का लड़का जो अपने आप को कॉलेज का प्रेसिडेंट समझता है, आज मेरी इतनी बेइज्जती कर गया और मैं कुछ न कर सका। नहीं नहीं, मैं बदला लूँगा अभी इसी वक्त। प्रतिशोध की आग में सुलगते हुए विनोद ने सोचा और उसकी मुट्ठियाँ कस गईं। उसकी आंखों में खून तैर आया। दिनेश रजनी को गेट तक पहुंचाकर वापस मैदान की तरफ आ रहा था। विनोद आगे बढ़ा, लेकिन तब तक दिनेश लड़कों की भीड़ में खो गया। कोई बात नहीं, जिन्हें कुछ करना होता है वे एकांत या भीड़ में को कुछ नहीं देखते। और विनोद ने अपना दायां हाथ कोट की जेब में डालकर चमकता हुआ एक छुरा निकाला। कर्र की आवाज़ के साथ छुरे को दोनों हाथों से खोलकर उसने वापस कोट के अंदर रख लिया। अब वह मैदान तक आ चुका था। चारों तरफ काफ़ी संख्या में लड़के जमा थे, लेकिन विनोद की आंखों में दिनेश को ढूंढ ही निकाला। पवेलियन के नीचे घूमता हुआ दिनेश लड़कियों के बैठने की व्यवस्था ठीक कर रहा था। विनोद ने एक बार फिर कोट की जेब में हाथ डाला और छुरे को थपकियां देता हुआ वह पवेलियन की तरफ बढ़ गया। पवेलियन के नीचे पहुंचकर कुछ क्षणों के लिए वह ठिठका। उसका दाहिना हाथ कोट की जेब के अंदर रखे हुए खुले छुरे की मूठ पर था। एक पल के लिए उसका हाथ कांपा, लेकिन अगले ही पल उसने तेजी से छुरा कोट के अंदर से निकाला और उछलकर सामने खड़े हुए दिनेश के पेट में भोंक दिया। खून का एक फवारा सा दिनेश के पेट से बह निकला। खून से सना हुआ छुरा हाथ में लिए हुए बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ विनोद गेट तक पहुंचा। कार में बैठकर स्टीयरिंग संभालते हुए उसने बदहवासी की अवस्था में मैदान की तरफ देखा, जहां सब लोग पवेलियन की तरफ उमड़ रहे थे। एक झटके के साथ विनोद ने कार स्टार्ट कर दी। एकाएक खेल रोक दिया गया। सब लड़कों की आंखों में इस घटना से अचानक आतंक छा गया। पवेलियन के नीचे चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। कई लड़कियां तो सिर्फ यह दृश्य देखकर ही बेहोश हो गई थीं। तुरंत इमरजेंसी की गाड़ी आई और खून से रंगे हुए दिनेश के बेहोश शरीर को डालकर इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर चली गई। लड़कों की भीड़ का रुख अब हॉस्पिटल की तरफ था। शहर की सड़कों पर से गुजरते हुए लड़के एक दूसरे से बातें करते हुए हॉस्पिटल जा रहे थे। क्या हो गया यार, छुरा मार दिया एक लड़के को। किसको? दिनेश को। दिनेश कौन? कॉलेज का प्रेसिडेंट? हाँ। किसने मारा? मैंने तो देखा नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने देखा है तो विनोद का नाम ले रहे थे। क्यों, बात क्या थी? भगवान जाने क्या बात थी। हम तो ध्यान चढ़ाए हुए खड़े थे कि अचानक यह सब क्या हो गया। विनोद पकड़ लिया गया? नहीं, उसके हाथ में छुरा था, इसलिए उसे पकड़ने की हिम्मत ही किसी में नहीं हुई और उसे भाग निकलने का मौका मिल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने परीक्षण करने के बाद बाहर बरामदे में एकत्रित छात्रों से कहा,
खून की ज़रूरत पड़ेगी। जख्म बहुत गहरा है, इसलिए काफ़ी खून बह गया है। कम से कम 10 बोतल खून तो केवल इसे 12 घंटे तक जीवित रखने के लिए ही चाहिए। सुनकर छात्रों की भीड़ में एक हलचल सी मच गई। आप लोगों में से जो खून देना चाहें वह अपना अपना खून टेस्ट करा लें। लड़कों ने बड़े उत्साह से खून दिया। जिनका खून दिनेश के खून से मेल खा गया था वह सब इस समय अपने आप को भाग्यवान समझ रहे थे। शायद पुरातन काल से लेकर अब तक इंसान के मस्तिष्क की तह में परोपकार और दान की भावना दबी पड़ी हुई है। पाप करते रहने के बावजूद भी हर इंसान इस मौके की तलाश में रहता है कि वह किसी के काम आए। इस वक्त कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। इस वक्त सिर्फ मानवता थी। वह मानवता जो लाखों शैतानों के बीच में भी पनपती है। इसी मानवता के कारण दुनिया अब तक कायम है, वरना एटम बमों का आविष्कार हुए तो ना जाने कितने साल हो गए हैं। जिंदगी को खेल समझने वाले बुरे से बुरा आदमी भी ऐसे छात्रों में यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर जिंदगी क्या है। इंसान के जिस्म का मशीनी कारखाना आखिर इतना सस्ता क्यों है। डॉक्टर खून लेते वक्त यह नहीं देख रहा था कि यह खून हिंदू का है या मुसलमान का है या किसी और जाति का है, बल्कि वह तो सिर्फ इतना देख रहा था कि यह खून दिनेश के खून से मिलना चाहिए। सदियां गुजर गईं, लेकिन धार्मिक बंधनों में जकड़े हुए अंधविश्वासी लोग आज तक यह भी ना समझ सके कि खून का रंग किसी जाति या धर्म का नाम नहीं लिखा होता। खून पर हर हाल में खून ही कहलाता है, चाहे वह किसी जाति के आदमी का हो। काश इस बात को लोग उसी समय समझ लेते जब इस दुनिया में सभ्यता का पाठ पहली बार पढ़ा था। अगर ऐसा हो गया होता तो ना कहीं भारत होता, ना चीन, ना जापान, बल्कि सारी दुनिया एक ही धर्म होता, एक ही विश्वास होता, एक ही देश होता, मानव और मानवता। तब निसंदेह इस दुनिया में स्वर्ग नाम की चीज काल्पनिक न होती। दिनेश को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर के बाहर आने पर लड़कों ने पूछा, दिनेश बच तो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में है। और सचमुच सब कुछ ईश्वर के हाथ में था। सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि दिनेश का जीवन बच जाए, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। लड़कों का दिया गया खून कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। रात के लगभग 3:30 बजे दिनेश इस संसार से विदा हो गया। अध्याय 13। गुलाबबाई ने आंखें सिकोड़ते हुए विनोद की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे घर की कुड़की हो गई है। कब? परसों। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। कैसे बताती? 3 दिन से तुम शराब के नशे में धुत पड़े थे, गुलाबबाई ने बताया। और कोई बात? विनोद ने पूछा। पुलिस तुम्हारे घर वालों को बहुत परेशान कर रही है। ठीक है। सामने रखी हुई शराब की बोतल की तरफ देखकर विनोद ने गुलाबबाई से कहा, तुम जाओ और रोशन आरा को भेज दो। क्या कर रही है वह? पायल बांध रही है पैरों में। भेजती हूँ। उससे कह देना कि पायल वायल कुछ ना बांधे। क्यों? क्योंकि आज मेरा मन नाच देखने का नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहती हुई गुलाबबाई पर्दा हटाकर भीतर के कमरे में चली गई, जहां आईने के सामने बैठी हुई रोशन आरा आज श्रृंगार कर रही थी। उसकी बलैयां उतारती हुई गुलाबबाई प्यार से बोली, बेटी तैयार हो गई? हाँ, बस थोड़ी ही देर है। तुम तबलची और हारमोनियम वालों को बुलाओ। इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? वह कहता है कि आज नाच नहीं देखेगा। फिर क्या देखेगा? कुड़की की बात सुनकर शायद वह उदास हो गया है। आज मौका है जी भर के पैसे ऐंठना। एक अटिल मुस्कान उसके ओठों पर लाती हुई गुलाबबाई बोली। जवाब में रोशन आरा भी मुस्कुराई। मेकअप पूरा हो चुका था। शीशे के सामने से उठती हुई गुलाबबाई के बिल्कुल सामने आकर बोली, हाँ अम्मी, तुम शायद ठीक ही कहती हो। पकड़ा तो वह जाएगा ही, और हम भी इसे कितने दिन तक अपने यहाँ छुपा कर रखेंगे। लेकिन एक बात है अम्मी। क्या? लड़का बड़ा दिल फेंक है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, और ख़ासकर जब शराब के नशे में डूब जाता है तो बस यूँ समझो कि बादशाह। अच्छा, तू अब उसके पास जा। जाती हूँ।
कहकर रोशन आरा पर्दा हटाकर विनोद वाले कमरे में आ गई। सलाम करते हुए उसने पूछा, हुजूर की तबीयत नाशाद है क्या? विनोद के ओठों पर एक सूखी सी मुस्कान उभरी। थके हुए स्वर में वह बोला, नहीं। फिर आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? कहकर रोशन आरा ने आगे बढ़कर विनोद के गले में बाहें डाल दी। और कोई दिन होता तो विनोद ऐसे मौके पर उत्तेजित हो उठता, लेकिन आज ना जाने क्यों रोशन आरा की दो आज बाहें उसे आकर्षित नहीं कर सकीं। शराब लाओ, उसने उदासीन भाव से कहा। शराब तो आपके सामने है। क्या आज मेरे दुश्मनों की गलफत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है? जो हुस्न नज़र नहीं आ रहा, शराब शराब नज़र आ रही है। रोशन आरा अपनी आवाज़ में मधुरता झलकाते हुए बोली। वह उठी और एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उसने शराब गिलास में ढालनी शुरू की। भरा हुआ गिलास विनोद की तरफ बढ़ाकर वह मुस्कुराई। विनोद ने गिलास अपने हाथ में थामकर कुछ लम्हों के लिए गिलास से भरे हुए लाल पानी की तरफ देखकर सोचा, यह शराब है, बेखुदी का साधन। लेकिन इस वक्त न जाने क्यों वह कह रहा था कि बेखुदी में भी क्या होगा। खून का वह इल्जाम जो एकाएक उसके माथे पर अचानक लिख गया है, क्या शराब के नशे से धुंधला पड़ जाएगा? उसकी इस मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को रोशन आरा भांप गई। इसलिए विनोद के कंधे पर हाथ रखकर वह बोली, पीजिए ना, यह वक्त सोचने का नहीं है, बल्कि शराब में डूबकर शबाब में खेलने का है। अगर सोचते रहेंगे तो जिंदगी दगा देकर चली जाएगी, वक्त हाथ से निकल जाएगा। शायद तुम ठीक कहती हो। विनोद, जो अब तक अपने यथार्थ में डूबा हुआ था, एकाएक नॉर्मल हो गया। गिलास ओठों से लगाकर उसने एक शेर पढ़ा, ए रहमत तमाम मेरी हर खता माफ़। मैं इंतहाई शौक में घबरा के पी गया और एक ही घूंट में सारी शराब उसकी हलक से नीचे उतर गई। एक पैग और, क्यों नहीं? कहकर रोशन आरा ने दूसरे पैग के लिए बोतल उठाई। नशा चढ़ता गया। अब शायद यथार्थ कहीं भी नहीं था, केवल कुछ रंगीन से ख्यालात थे, और इन ख्यालातों में डूबता उतरता रोशन आरा का बदन। रात अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर फिर सुबह की ओर बढ़ने लगी और नशा वह भी उतरने लगा। यकायक गुलाब बाई घबराई हुई कमरे में प्रविष्ट हुई। सहसा उसकी आवाज़ ने उससे अचानक कहा, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? विनोद ने पूछा। पुलिस को तुम्हारे इस बाजार में होने का शक हो गया है शायद। हर कोठे की तलाशी हो रही है। घबराकर विनोद खड़ा हो गया। अब तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बचाव की कोशिश करती हूँ। कुछ भी करो गुलाब बाई, लेकिन आज किसी तरह मुझे पुलिस के फंदों से बचा लो। मैं तुम्हारा जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगा। विनोद की आवाज़ भय से कांप रही थी। उसका सारा नशा काफूर हो गया था। लेकिन इसके लिए कुछ, हाँ, इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ ये थोड़े से ही रुपए हैं। कहकर विनोद ने अपनी जेब से पर्स निकालकर 100 के 4 नोट गुलाब बाई के एक बार को दे दिए। बस एक बार मुझे किसी तरह बचकर निकल जाने दो। आओ मेरे साथ। विनोद गुलाबाई के पीछे पीछे चलने लगा। कोठी के कई कमरे पार करने के बाद गुलाबाई एक कमरे की खिड़की पर ठहर कर बोली, खिड़की की बगल में पाइप है, इसके सहारे तुम पिछवाड़े गली में उतर जाओ, कोई नहीं देख सकेगा। लेकिन मेरी कार, वह मैं किसी आदमी के हाथ कंपनी बाग के पास वाले पेट्रोल पंप पर भिजवा देती हूँ, तुम वहाँ किसी तरह पहुँच जाओ। कहकर गुलाब बाई ने जल्दी उतरने का इशारा किया। विनोद ने खिड़की पर पैर रखा और पाइप के सहारे सहारे नीचे गले में उतरकर वह गली के अंधेरे में गुम हो गया। लगभग 2-2.5 घंटे बाद विनोद की कार फुल स्पीड से शहर के बाहर सूनी सड़क पर दौड़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ सुनसान घोर अंधेरी वादी। इस रहस्यमय वातावरण से गुजरते हुए अचानक विनोद के मन में एक प्रश्न उभरा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? शायद दूर, बहुत दूर, किसी अजनबी शहर में। लेकिन वहाँ भी तो कानून होगा। कानून तोड़ने वाले को क्या कहीं भी यह धरती पनाह देती है? अचानक उसे अट्टहास सुनाई दिया। कौन हंस रहा है यह? शायद उसका भविष्य, या शायद वह समाज
जिससे वह भागना चाहता है, लेकिन समाज कहाँ नहीं है, कानून कहाँ नहीं है। उसने झटके के साथ कार रोक दी। ठंडी हवा का एक झोंका ना जाने कहाँ से आया और उसे अंदर ही अंदर चीरता चला गया। माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, इन सब से दूर आखिर कौन सी मंजिल है मेरी? क्या वह अजनबी शहर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मेरी आत्मा, आकाश से झांकता हुआ ईश्वर, कचोटती हुई अनुभूतियाँ, कहीं भी तो बचाव का रास्ता नहीं है। समाज से, कानून से बचकर भाग निकला आसान है, लेकिन अपनी आत्मा से भागना शायद मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक नज़र उठाकर उसने अपने चारों तरफ छाए हुए अंधेरे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवाओं की जानलेवा सरसराहट के। इसके साथ ही विनोद के अंदर ही कोई चीज़ बिखरती चली गई, टूटती चली गई, शायद कोई एहसास। उसने कार स्टार्ट की और वापस शहर की ओर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद ही वह पुनः शहर में पहुंच गया। शहर की घुमावदार सड़कों को पार करते हुए एक स्थान पर पहुंचकर उसने कार रोक दी। कार के नीचे उतरकर वह सामने बनी इमारत के गेट में धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ प्रविष्ट हो गया। गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पुलिस स्टेशन। अध्याय 14। 10-15 दिन बाद ही इम्तिहान शुरू होने वाले थे। रजनी की पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी। देवेंद्र रोज शाम को लगभग 6 बजे से लेकर 7:30 या 8 बजे तक उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। आजकल प्रिपरेशन लीव चल रही थी, इसलिए सारा दिन किताबों के दरमियान ही कटता था। दिनेश की हत्या के कारण रजनी की कॉलेज में काफ़ी बदनामी हुई थी, इसलिए उसके मन में एक असाधारण खिन्नता व्याप्त गई थी। अदालत के कटघरे में उसे इस बीच कई बार विनोद के विरुद्ध गवाही देने जाना पड़ा था। खैर, अब तो मुकदमे का फैसला हो चुका था, इसलिए रजनी की यह परेशानी तो कम से कम अब समाप्त हो गई थी। विनोद को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसने अपील की थी, सुना है वह खारिज हो गई। लेकिन इन सब से मुक्ति पा लेने के बावजूद भी रजनी के कोमल मन पर जिंदगी का एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स उभर आया था, जिसका मिटना फिलहाल तो शायद असंभव प्रतीत होता था। जिंदगी के प्रति एक भय सा उसके मन पर छा गया था, किसी का प्रेम। लेकिन यह शब्द अभी केवल एक स्वप्न था। इतने दिनों की मुलाकातों में देवेंद्र उसका मित्र व ट्यूटर तो बन सका था, लेकिन प्रेमी नहीं। अंदर ही अंदर सुलगती हुई रजनी घुलती जा रही थी। जब अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके स्वयं तक ही सीमित रखना पड़े, तब सारा जीवन एक भार सा महसूस होने लगता है। मास्टर जी आए हैं, अचानक नौकरानी ने आकर बताया। रजनी उठकर ड्राइंग रूम से होकर गुजरती हुई अपने कमरे में पहुंची। देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस मुस्कुराहट में प्रेम कहाँ था, केवल एक मित्र का सा भाव। उदास रजनी ने अलमारी में से किताब निकालते हुए एक बार देवेंद्र की तरफ देखा तो पाया वह भी उसी की तरफ देख रहा था। इतनी चुप चुप क्यों हैं आप? क्या तबीयत खराब है? देवेंद्र ने रजनी के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखकर पूछा। रजनी खामोशी से किताब निकालती रही, फिर अलमारी बंद करके धीरे से बोली, ऐसे ही। देवेंद्र के सामने वाली मेज पर किताबें रखने के पश्चात वह स्वयं भी सोफे पर बैठ गई। समाजशास्त्र की किताब खोलते हुए उसने पूछा, आज कहाँ से शुरू करेंगे? देवेंद्र कुछ नहीं बोला, बस खोई खोई आंखों से रजनी की तरफ देखता रहा। तभी नौकरानी एक ट्रे में चाय व बिस्किट लाकर रोटी मेज पर रखकर चली गई। रजनी ने किताब बंद करके रख दी और केटली में से चाय प्याले में पलटती हुई देवेंद्र से बोली, बिस्कुट खाइए ना। हंसते हुए देवेंद्र ने एक बिस्किट हाथों से उठाकर कहा, आपने प्रतिदिन चाय और बिस्किट खिला खिलाकर मुझे उसकी आदत डाल दी है। रोज रोज यह परेशानी आप क्यों करती हैं? खातिरदारी में परेशानी होती है, यह आपसे किसने कहा? लेकिन मैं आपका मेहमान तो हूँ नहीं, ट्यूटर हूँ, जो प्रति माह 1 तारीख को आपके पिताजी से 100 रुपये लेता हूँ। फिर यह कोई एक दिन की बात तो है नहीं। उत्तर में रजनी कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन नहीं कह सकी। देवेंद्र के शांत और गंभीर चेहरे की तरफ देखकर उसने सोचा, आप मेरे लिए क्या हैं, यह आप नहीं समझ सकते। काश आप हृदय की गहराइयों में झांककर देख सकते कि वहाँ हर तरफ किसकी परछाई है। एक बार मन की बात आपसे अपनी सहेली सुधा के द्वारा कहलवाई थी, पर आपने उस पर गौर नहीं किया। कोई बात नहीं, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त है, यही मेरे लिए बहुत है। आप प्रतिदिन 2 घंटे मेरे सामने बैठे रहते हैं, यही मेरे लिए वरदान से कम नहीं। आपकी तरफ से कोई सिलसिला मिले या ना मिले, मैं तो अपने जज्बातों में आपको लाती ही रहूँगी। जिंदगी भर भावनाओं के इस लंबे वीरान रास्ते पर यथार्थ में ना सही तो कल्पना में ही मैं आपको अपना हमसफ़र मानकर चलती रहूँगी। आने वाले दिन इस बात के गवाह होंगे। क्या बात है, आप इस तरह गुमसुम बैठी हैं, किसी से कुछ कह दिया है क्या? देवेंद्र ने चाय का खाली प्याला मेज पर रखते हुए पूछा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। किताब खोलूं? नहीं, आप स्वयं तो कुछ बताएंगी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आप आज वाकई दुखी हैं। एक ट्यूटर के नाते ना सही तो एक मित्र के नाते ही सही, सहपाठी समझकर ही क्या आप कुछ नहीं बताएंगी? देवेंद्र जी। देवेंद्र ने पूछा। आपने एक दिन कहा था कि आपकी पिछली जिंदगी की कहानी बहुत उतार चढ़ाव की है। हाँ, कहा था। क्या आज सुनाएंगे? क्यों, क्या करेंगी आप सुनकर? यूं ही आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं? नहीं, ऐतराज़ तो नहीं है, लेकिन एक शक है कि देवेंद्र कहते कहते सहसा रुक गया। रजनी ने प्रश्नात्मक अंदाज से उसकी तरफ देखकर पूछा, कैसा शक? यही कि कहानी सुनकर आप मुझे कुछ और समझने लगेंगी। कुछ ठहर कर देवेंद्र ने आखिर अपनी बात पूरी कह दी। कुछ और क्या? पूछा रजनी ने। कुछ और से मेरा मतलब यह है कि आज जो ख्यालात आपके मेरे बारे में हैं वह शायद मेरी कहानी सुनने के बाद नहीं रहेंगे। यह आपने क्यों सोच लिया? अगर किसी की ज़िंदगी में कोई घटना घट जाती है तो इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि उसके आधार पर ही इंसान के पूरे वजूद पर ही परिभाषित किया जाए। तो सुनिए, कहकर देवेंद्र उठकर खड़ा हो गया और कमरे की बंद खिड़की के पास जाकर उसने खिड़की के पट खोल दिए। बाहर छोटा सा लॉन था। लॉन के बीच में कहीं कहीं गुलाबी के पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों के दरमियान उभरती हुई घास की हरियाली पर अपनी नज़र जमाकर देवेंद्र ने कहना शुरू किया। माँ बाप का साया तो मेरे सर से उस वक्त ही उठ गया था जब मैं बहुत कमसिन था। दूर दूर के बहुत से रिश्तेदार थे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं बिल्कुल अकेला था, ना कोई भाई ना कोई बहन। कहकर देवेंद्र कुछ देर के लिए ठहर गया। माँ बाप की सहसा याद से उसकी आंखें नम हो गई थीं। फिर भी उसने अपनी कहानी जारी रखने की कोशिश की। लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है रजनी जी। ज़िंदगी एक ख़ास रफ्तार होती है। बड़ी से बड़ी हदाइश भी इस रफ्तार को कम नहीं कर पाती। मैंने जब होश संभाला तो मेरे चारों तरफ सिर्फ एक चीज़ थी, मेरी गरीबी और अभावों भरा जीवन। पर मैं हिम्मत नहीं हारा। अपने बचपन और मासूमियत को ताक पर रखकर मैंने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद शाम को जो कुछ भी मिलता था उससे मैं अपने भरण पोषण की चिंता खत्म करके भविष्य के सुनहरे सपनों की तस्वीर को रंगता हुआ थका हारा सो जाता था। मगर सिर्फ सपने देखने से ही तो भविष्य नहीं बन जाता। यह सोचकर मैंने अपनी पढ़ाई चालू की। ईश्वर की कृपा से मैं अच्छे नंबरों से पास होता गया। इतना कहकर देवेंद्र खामोश होकर लॉन की ओर देखने लगा। बस यही कहानी है? रजनी, जो अब तक चुपचाप हो सोफे पर बैठी सुन रही थी, सहसा बोली। नहीं तो फिर? अभी मेरी कहानी का एक विशेष हिस्सा तो बाकी ही है, वह हिस्सा जिसकी अमिट छाप मेरे दिल पर अभी तक है। देवेंद्र का स्वर कांप रहा था। वह क्या है? मैं एक लड़की से प्रेम करता था। प्रेम? हाँ, प्रेम। क्या उस लड़की के बारे में मुझे कुछ बताएंगे आप? अपने गांव के प्रधान की लड़की गौरी से। क्या आप भी वह भी आपसे प्रेम करती थी? पहल तो उसी ने की थी, फिर बात सिर्फ प्रेम तक ही रही।
हो सकता था एक दिन जब मैं कुछ बन जाता तो मेरा विवाह भी उससे हो जाता, लेकिन भाग्य ने ऐसा मौका नहीं दिया। एक दिन सांप के काटने से वह मर गई। यह बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, शायद आपको भी नहीं बताता, लेकिन ना जाने क्यों आज मैंने यही मुनासिब समझा कि आपको इससे अवगत करा दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करती हैं। अचानक लॉन्ग में सांझ घेर आई थी। कमरे के अंदर हल्का सा छुटपुटा हो रहा था। रजनी ने उठकर कमरे की बत्ती जला दी। नहीं नहीं, बत्ती रहने दीजिए। क्यों? रजनी चौंक कर रजनी ने पूछा। क्योंकि यादों के जिस अंधेरे में से निकला हूँ उसमें उजाला अच्छा नहीं लगता। रजनी इन शब्दों के पीछे छुपी हुई मनोवैज्ञानिकता को समझ रही थी। उसने बत्ती बंद करके देवेंद्र से कहा, आप बैठ जाइए, काफ़ी देर से खड़े हैं। थके हुए से कदमों से चलकर देवेंद्र सोफे पर आकर बैठ गया। कमरे का अंधेरा घना होता जा रहा था और इस अंधेरे में उसने दो चमकती हुई आंखों को अपनी तरफ घूरते हुए पाया। एक तरफ गौरी की याद, दूसरी तरफ यह नया आकर्षण। वह भीतर ही भीतर सहम गया, लेकिन रजनी की आंखों की चमक शायद अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी पलकों की कोरी में आंसू की एक बूंद जमा हो गई जो लुढ़क कर नीचे लालायित हो रही थी। तो मित्रों, पीले फूल का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसका तीसरा और अंतिम भाग सुनिएगा। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ ये कहानी अवश्य आपको पसंद आ रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।